हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। और फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर में फ़्लो की जाती है तो उसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट शो किया करता है। तो ये सारे टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसके पहले जस्ट हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल को। तो मोटर में यहाँ पर आपका फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ किया जाता है। और एक साथ ही साथ ये भी समझा जाता है आपका कि जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फ्रेंड्स, ये जो 21 का एग्ज़ाम होगा बोर्ड में उसमें मोटर वाला चैप्टर जो है आपका कट नहीं हुआ है, जबकि जनरेटर वाला चैप्टर आपका टॉपिक आपका कट हो चुका है। तो आपको जो है पहले मोटर पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। बाकी समझाने के लिए तो मैं जनरेटर भी समझा दूंगी, लेकिन मोटर वाले टॉपिक को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसका काम क्या होता है। मोटर तो आपने जनरली अपने घरों पे भी देखा होगा कि वो आपके यहाँ जैसे कि आप लोग कुछ लोग जो है पानी वाला जो होता है खींचने, जिससे आप लोग पानी निकालते हैं अपने घर में, तो उसे भी आप लोग मोटर ही बोलते हैं। तो जनरली वो करता क्या है, आपने देखा होगा कि वो आप लोग उस पर जब करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आपकी पाइप से पानी आने लगता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये जो आपका प्रिंसिपल वर्क करता है वो इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक मोटर वो होती है जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो आपकी जो जिस जगह से पानी आना होता है वहाँ से क्या होने लगता है, रोटेशन होने लगता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी के कारण उस पानी को खींच के बाहर निकालता है और आपके पाइप में प्रॉपर वाटर आने लगता है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मेनली आप ये मोटर के बारे में इतना ही समझिए कि आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से तो आप जो है किसी भी मोटर से आप करंट फ्लो कराते हो, उसमें जैसे स्विच ऑन करते हैं तो आपका जो है उसमें से वाटर वगैरह निकलने लगते हैं। तो या फिर जो भी उसमें मोटर का और भी फंक्शन होता है, बहुत सारी जगहों में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपका जो मोटर होगा वो मैकेनिकली वर्क करता है, यानी जो काम आप अपने स्ट्रेंथ से करते हैं वो काम मोटर करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द डायरेक्ट करंट। जो आपकी मोटर होती है वो डीसी पर वर्क करती है, डायरेक्ट करंट पर। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट करंट मोटर और डीसी मोटर, इसीलिए इसे आप डीसी मोटर भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को। तो आप सोच रहे होंगे कि ये डीसी क्या होता है, तो पहले मैं एक बार डीसी आपको समझा देती हूँ। देखिए, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, यानी जो करंट आपको क्या मिलती है, डायरेक्ट मिलती है, जहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता, सीधी सीधी करंट मिलती है। ऐसा नहीं कि वो एक बार क्लॉकवाइज चले और एक बार एंटी क्लॉक, एक बार क्लॉक एंटी क्लॉक, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो है आपकी, इसे एसी कहते हैं। लेकिन जो डीसी करंट होती है वो आपकी जब भी किसी सर्किट में फ़्लो होती है तो सीधी सीधी फ़्लो होती है। मैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कहूँगी तो सीधी, और नॉर्मली बात करूँगी तो जिसे आप बैटरी बोलते हैं वो आपकी डीसी होती है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक आपको नहीं लगता है। तो डीसी क्या होती है, इफ़ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ डीसी करंट, या आप इसे डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। जैसे सेल्स, बैटरी, ड्राई सेल्स एक्सेट्रा, जितनी भी सेल्स वगैरह होती हैं, बैटरी होती हैं, उन सभी में आपका डीसी करंट फ्लो होता है, नॉट एसी। तो आपके घरों में लेकिन जो सप्लाई आती है वो एसी होती है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले आपका जो मोटर है वो किस फंक्शन पे वर्क करता है, तो ये समझ लीजिए कि वो डीसी फंक्शन पे वर्क करता है। उस पर जो करंट फ्लो करती है हम लोग वो डीसी करंट देनी पड़ती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो उसमें डीसी करंट देते नहीं है, तो वो अपने आप उसमें कन्वर्जन हो जाता है उसका। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि यहाँ पर जो आपकी डीसी मोटर होती है जनरली हम जो है डीसी मोटर ही पढ़ेंगे। आपके बुक में एनसीईआरटी में जो आपके है सिलेबस में वो डीसी मोटर ही है, इसलिए आपको ये फंक्शन समझ के चलिए। मोटर का मतलब आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ डीसी मोटर पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है कि
ये जो आपका पॉजिटिव और निगेटिव, इस पे दो पोलैरिटी होता है, ठीक है, डीसी में, जो कि फिक्स्ड होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है ना कि आपकी करंट जो होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पर क्या होती है, होता ऐसी है यहाँ पे भी, लेकिन इस पे करंट जैसे फ्लो करते हैं, जैसे आपने बैटरी तो हर बार देख ही ली है कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे करके बैटरी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव होता है बड़ा वाला, छोटा वाला निगेटिव होता है, तो करंट आपकी पॉजिटिव से निगेटिव जाती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है आपकी। तो इसी तरफ से आप यहाँ पे, लेकिन जो करंट होती है वो सीधी सीधी करंट होती है, ऐसा नहीं कि वो फ्लक्चुएट करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट होगी डीसी, वो दिस इज डायरेक्ट करंट। तो अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ मोटर की, मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो एन इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ करता है ना। जैसे आपने अभी पढ़ा है ना दोस्तों कि किस तरह से आप इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टिंग वायर में फ्लो कराते हैं, तो वहाँ पर वो आपका एज अ मैग्नेट वर्क करता है। तो उसी प्रिंसिपल पर आपका जो है ये मोटर भी वर्क करता है। तो व्हेन रेक्टेंगुलर कॉयल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉयल को मतलब कि प्लेस करना होगा। जैसे कि आपने ये सारे टॉपिक तो पढ़े लिए हैं, ठीक है, कॉयल के बारे में, सोलेनॉइड के बारे में, और इसके अलावा आपने ये सारी क्या बोलते हैं, सर्कुलर लूप जो होता है, तो आपने सारी चीज़ें पढ़ ली है ना कि ये तीनों में अगर करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है, उसमें पोल्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अगर नहीं पढ़ी तो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटर जो है, यहाँ पर कॉयल में जब करंट फ्लो कराते हैं तो कॉयल में एक मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर जो वो आपकी मोटर होती है वो रोटेट करने लगती है, ठीक है। तो एंड करंट pass through it, a force act on the coil which rotates it continuously, जो कि इसको continuously मूव कराता रहता है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, जो कि इसका डायग्राम आपके पेपर में हो सकता है आ जाए, लेकिन आपको मेनली इसका प्रिंसिपल पूछ लेता है कभी कभी किस पे वर्क करता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो बात करें इसके फिगर की, तो आपका जो मोटर होता है, कंस्ट्रक्शन जो आप उसको समझते हैं, इस पे दो पोल होते हैं, मेनली दो मैग्नेट रखा जाता है। जैसे एक मैग्नेट ऐसे रखा जाएगा जिसका नॉर्थ पोल होगा, और दूसरा ऐसे रखा जाएगा कि एज अ साउथ पोल होगा, ठीक है। फिर वहाँ पर अभी आपने ये चीज़ पढ़ी कि इसमें रेक्टेंगुलर कॉयल यूज़ किया जाता है। तो ये रेक्टेंगल है आपका, दिस इज़ रेक्टेंगल, तो और ये रेक्टेंगल आपके कॉयल की होती है, मीन्स आप किसी भी कंडक्टिंग वायर का यूज़ करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर कॉयल यूज़ करते हैं। फिर रेक्टेंगुलर कॉयल को कुछ आगे साइड में मिला करके इस तरह से क्या कर दिया जाता है, एक एक्सल में ऐसे वहाँ पे एक ब्रशेस के थ्रू ऐसे बांध लिया जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करके स्विच लगा दी जाती है। तो फिर क्या करना होता है कि यहाँ से आप बैटरी से करंट फ्लो कराएंगे, देन ये आपका जो एक्सल होता है वो इस मोटर को रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से आपका मोटर जो है किसी भी चीज़ में, जैसे आपको वाटर को खींचना है तो आपको वाटर को खींचने में काम करेगा। इसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस में आपके मोटर लगे होते हैं, तो उन सब में भी ये यूज़ किया जाता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मेनली इसमें मैग्नेट लगा होता है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉयल होती है, और यहीं पर आपकी कम्यूटेटर लगी होती है। कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है रोटेट करने का। मैग्नेटिक कॉयल को ये क्या करता है, रोटेट करता है, जो आपका रेक्टेंगुलर कॉयल इसे रोटेट कर देता है। और कैसे रोटेट होती है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट आने लगती है, इसकी वजह से होने लगता है ऐसा। फिर आपके यहाँ पे दो ब्रशेस लगे होते हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे बैटरी लगी होती है। तो चलिए एक बार इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए तो एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉयल ABCD ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखिए यहाँ पे ABCD का एक कॉपर वायर है, जिसे आपने रेक्टेंगल फॉर्म में एक शेप दिया हुआ है, ठीक है। द कॉयल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू, अब कॉयल जो है बिटवीन द टू मैग्नेट, दो मैग्नेट्स के बीच में रखी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो दोनों मैग्नेट्स है उसके दो पोल हैं, आपने अभी फिगर में देखा, आप यहाँ से भी देखते हुए चलिए। ये आपकी NCERT के अकॉर्डिंग ही आपकी फिगर है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर इसके दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, आपका कम्यूटेटर होता है। तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, देखिए कम्यूटेटर एक डिवाइस होती है जो कि आपकी क्या करती है, यहाँ पे क्या करती है, रिवर्स करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन होती है उसको रिवर्स करने का काम होता है कम्यूटेटर का। थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटर, इसे स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं।
बोलते हैं, कम्यूटेटर को। ठीक है, तो आपको कभी क्वेश्चन में अगर स्प्लिट रिंग पूछ ले या कम्यूटेटर पूछ ले तो दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका काम होता है रोटेशन करने का काम, रिवर्स कर देता है करंट की डायरेक्शन को ये। तो द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर रिंग्स इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एवरी टाइम द कॉइल जस्ट पासेस द वर्टिकल पोजिशन ड्यूरिंग अ रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे कॉइल आपकी पास की जाती है, कॉइल मीन्स वही जो आपको रेक्टेंगुलर वायर है, वहाँ पर जैसे ही करंट पास की जाती है तो ये उसकी डायरेक्शन को मतलब चेंज करता रहता है। और किसके हेल्प से चेंज होता है? आपके जो मैग्नेट्स लगे होते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। फिर ब्रशेस यहाँ पे लगी होती है, कार्बन की ब्रशेस जो आपने देखी यहाँ पे XY। तो इसका फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द कार्बन ब्रशेस इज टू मेक कॉन्टैक्ट विद द रोटेटिंग रिंग्स ऑफ द कम्यूटेटर एंड थ्रो देम टू सप्लाई करंट टू द कॉइल। यहाँ पर इसको कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है। ये जो XY रिंग्स होती है यहाँ पर कम्यूटेटर से कनेक्ट होकर के फिर कॉइल से कनेक्ट होती हैं। और फिर क्या होता है? इट शुड बी नोटेड दैट एनी वन ब्रश टचेस ओनली वन रिंग एट द टाइम। ठीक है, आपने फिगर में भी देखा कि सिर्फ केवल एक बार में एक ही रिंग टच कर रही है, एक साथ दोनों नहीं टच कर रही। इधर साइड से ये इसको टच कर रही है, इधर साइड से ये इसको टच कर रही है। और क्या होता है? सो दैट when the coil rotates the two brushes will touch both the rings by one। ऐसा नहीं है कि लगातार टच करे, वो एक के बाद एक टच करती जाती है। जैसे ये रोटेट करता है ना, ये जो आप देख रहे हैं एक्सेल आपका ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, जिसकी वजह से आपकी मोटर घूमती रहती है। आप देखे होंगे मोटर में ऐसे ऐसे राउंड होती रहती है। वो होती क्यों है? यहाँ पे इसकी वजह से होती है। कम्यूटेटर उसको रोटेट कराता है और वहाँ पे ये दोनों ब्रशेस जो होती हैं, ब्रशेस का काम होता है कि उन दोनों से कनेक्शन बनाए रखना, यहाँ पर इसके साथ और इसके साथ। वर्किंग की बात करें मोटर की, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि करंट इन द कॉइल ABCD enters from the source battery. The current in arm AB of the coil flows from A to B. In arm CD it flows from C to D. That is opposite to the direction of current through arm AB. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इसमें करंट फ्लो कराई जाती है ना, जैसे आपकी जो मोटर होती है यहाँ पे AB डायरेक्शन में, फिगर से समझिए। जब आपकी करंट फ्लो कराई जाती है, देखिए यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो आपकी पहले जो है कॉइल जो है वो ऐसे रोटेट करेगी। A से B में करंट एंटर करेगी और C से D होते हुए करंट बाहर निकलेगी। देखिए इधर से एंटर हो रही है, इधर से बाहर निकल रही है। मैंने कहा था कि मोटर में आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होता है, तो चलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगा लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपकी ये वाली फिंगर होती है, मिडिल फिंगर, दिस इज वर्क एज अ करंट। तो अगर ये करंट के जैसे वर्क करेगी, ऐसे वर्क करेगी ना, देखिए ऐसे वर्क करेगी, ऊपर साइड में जाएगी, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है? देखिए इधर लग रहा है। ये फिंगर थोड़ा सा सॉरी लेफ्ट हैंड यूज़ करना था। यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ये होगा, ये करंट कुछ ऐसी होगी, इधर जाएगी, तो आपका जो फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसको चारों को ऐसे करके फैलाना होता है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर ये ऐसी होती है, और जो ये होती है आपकी थंब, ये थंब की डायरेक्शन देखिए किधर जा रही है। देखिए इधर जा रही है ना, जिधर फोर्स लिखा है मैंने, देखिए इधर साइड में ही जा रही है ऐसे करके। तो इस तरह से ये थंब की डायरेक्शन होती है। तो ऐसे करके आप इधर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और जब इधर की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप फोर्स कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स? देखिए ऐसे, इधर होगी आपकी करंट, इधर होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और इधर साइड में आपका फोर्स लगेगा ऊपर साइड में। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड करेंगे यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके थ्रू फोर्स भी फाइंड कर लेंगे। यानी फोर्स ही मेनली वर्क हो रहा है ना, फोर्स ही तो लग रहा है, तभी तो आपकी जो मोटर है वो रोटेट कर रही है। तो फोर्स लग किधर रहा है वो आपको फर्स्ट समझना होगा बस इसमें। तो यहाँ पर ऐसे ही A से B एंटर करेगी, C से D बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल we find that force pushes AB downwards and pushes CD upwards। हमने ये देखा कि अब आप देख ही रहे हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग भी कि आपका जो ये होता है, एक बार ऊपर साइड में जा रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा है, डाउनवर्ड ना। ठीक है, अब आपने जस्ट फाइंड करके देखा भी कि फोर्स नीचे लग रहा है, पर जैसे ही आप करंट ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट जो है आपकी ऐसे हो रही है, तो आपका फोर्स जो हो रहा है वो देखिए ऊपर जाएगा, ये अपवर्ड होगा। मेरी थंब जो होगी वो अपवर्ड जाएगी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह से समझिए, जब आपकी करंट ऐसे जा रही है ऊपर ए टू बी, तो फोर्स लग रहा है नीचे साइड में डाउनवर्ड, और जब आपकी जो करंट है वो नीचे जा रही है तो आपका फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए CD ऐसे करके करंट जा रही है और ऐसे करके फोर्स उसमें हो रहा है। ये आपको समझना ज़रूरी, क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपका मोटर वाला टॉपिक जो है वो कट नहीं हुआ, तो आपको समझना है अच्छे से ना। तो यहाँ पे क्या है,
द इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग्स PQ एक्ट एज अ कम्यूटेटर। जो आपका स्प्लिट रिंग्स होता है वो स्प्लिट रिंग्स मीन्स कम्यूटेटर जो है वो स्प्लिट रिंग के जैसे वर्क करता है, या स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मेनली ये लिख सकते हैं इस लाइन की जगह पे आप कि द कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए, अब कम्यूटेटर क्या कर देता है कि इसमें ना अभी जो आपकी करंट ऐसे जा रही थी, अब करंट उल्टी जाने लगेगी। अब यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो मोटर आपका ऐसे 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 रोटेट करता रहता है। आपने कभी मोटर को ध्यान से देखा होगा तो वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है, एक बार पूरा ऐसे जाएगा, फिर एक बार पूरा ऐसे जाएगा, एक बार पूरा ऐसे जाएगा, फिर एक बार पूरा ऐसे जाएगा। तो इस तरह से ये रोटेट करता रहता है, ऐसे करके रोटेट करेगा। तो क्यों रोटेट कर रहा है? क्योंकि कम्यूटेटर उसको रोटेट करा रहा है ना। देखिए, एक बार आपने जो करंट फ्लो करा दी तो उसकी वजह से आपने देखा कि फोर्स नीचे साइड में इधर साइड से लग रहा है A to B और C to D ऊपर लग रहा है, लेकिन फिर जब कम्यूटेटर अपने आप ऑलरेडी उसको रिवर्स कर देगा तो अब आपकी फोर्स कैसे लगेगी? अब ये वाली A to B ऊपर लगेगी और C to D डाउनवर्ड लगेगी। तो इस तरह से आपकी जो मोटर लगी है एक्सेल आपकी ऐसे रोटेट करती रहेगी, ऐसे 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 आपकी रोटेशन होती रहेगी। तो इस तरह से आपका मोटर वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं द रिवर्सिंग ऑफ करंट इज रिपीटेड एट ईच ऑफ हाफ रोटेशन गिविंग राइज टू द कॉन्टिन्यूस रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो इस तरह से हर एक हाफ रोटेशन के बाद ऐसा होता रहता है, कम्यूटेटर उसको चेंज कर देता है और आपकी करंट जो होती है वो ऐसे फ्लो कराई आपने DC डायरेक्ट करंट, और इस तरह से वहाँ पे वो मैकेनिकली वर्क कर रहा है, रोटेशन कर रहा है ना, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, ऐसे आपका मोटर रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगला टॉपिक समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसको समझाने के लिए पहले मैं एक बार आपको ना अपने तरफ से फिगर बना के समझाती हूँ। जैसे आपका ये एक मैग्नेट है ना, ये आपका मैग्नेट है, ठीक। एक इसका नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फैराडे ने देखा था, जिसके कारण इसे फैराडे का रूल भी बोलते हैं। तो अभी फैराडे का रूल हम समझेंगे, लेकिन वो तो खैर यही रूल ही है उनका, लेकिन जो आपके नोट्स के अकॉर्डिंग है वो ऐसे भी समझ लेंगे क्योंकि आपको निकलना वैसे ही पेपर में, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करके चलिए कि है क्या इस रूल में। तो जैसे ये आपका मैग्नेट है, ठीक। ये दो मैग्नेट लिया मैंने, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसमें से किसी एक मैग्नेट को आप फिक्स्ड रख दीजिए, तो इसका ये नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा। सपोज मैंने इस मैग्नेट को फिक्स्ड कर दिया और इस वाले मैग्नेट को मैं मूव करा रही हूँ, ठीक है, मूवेबल रख दिया मैंने, ये मैं मूव करा रही हूँ। तब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे ने ये देखा कि जब किसी एक मैग्नेट को ना ऐसे फिक्स्ड रख दिया जाता है और दूसरे मैग्नेट को मूव कराते हैं, मूव कराने का मतलब है एक बार उसके ऐसे पास लेकर जाइए, एक बार दूर लेके जाइए, एक बार पास लेके जाइए, एक बार दूर लेके जाइए। तो क्या होता है कि जब किसी मैग्नेट को हम जब पास लेके आते हैं, ठीक है, जैसे कुछ दूरी पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, उसका ये जो पोलैरिटी है वो साउथ पोल हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा और पास ले आइए, मैं इसी मैग्नेट को एक बार थोड़ा और पास कर देती हूँ तो भी ये साउथ पोल होता है। लेकिन जैसे वो एकदम क्लोज आता है तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि उसका जो ये मूवेबल वाला मैग्नेट था, उनका जो वो था वो उसका पोलैरिटी ही चेंज हो गया, वो साउथ पोल से नॉर्थ में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो आपका उन्होंने देखा कि ये जो मैग्नेट है ना, ऐसे ये नॉर्थ है ये साउथ है, जब उसको उन्होंने मैग्नेट को ऐसे पास में लाया ना तो ये नॉर्थ हो गया। तो आपको पता है ना कि जब दो सेम पोल्स आपस में मिल जाते हैं तो अब ये तो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, तब क्या होता है कि ये अब दूर जाने लगेगा, अब एकदम रिपेल होने लगेगा, ये नॉर्थ पोल अब रिपेल होने लगेगा। बट कुछ टाइम के बाद ये जो नॉर्थ पोल है उनका देखा उन्होंने कि ये रिपेल होते होते जब वो कुछ थोड़ा और डिस्टेंस कवर कर लिया तो ये फिर से पोलैरिटी चेंज करके साउथ में कन्वर्ट हो गया। देन ये फिर से इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, तो फिर से यहाँ से ये नॉर्थ पोल है, अब ये फिर से पास आने लगेगा और ये साउथ बन जाएगा। लेकिन फिर से जब ये क्लोज आएगा तो फिर से इसकी पोलैरिटी चेंज होगी और ये नॉर्थ बन जाएगा। तो बस इसी एक्सपेरिमेंट को फैराडे ने देखा और इसीलिए इसको फैराडे लॉ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं कि जब किसी कॉइल को, उन्होंने कॉइल के लिए ऐसा कहा था लेकिन एक्सपेरिमेंट मैग्नेट पे किया था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि एक कॉइल को रोटेट कराया गया तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती रह रही है। मतलब एक बार क्या हो रही है कि उसको अट्रैक्ट कर रही है, एक बार उसको रिपेल कर रही है, अट्रैक्ट हो रही है, रिपेल हो रही है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण वो मतलब कि वहाँ पर निकला है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर इस पोल के कारण ही तो हो रहा है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण हो रही है ये उसी को ही क्या करती है, अपोज करती है। यानी जिसके कारण इसका
ऑपोजिन होता है उसी का ही ये ओपोजिशन करती है। और इसी को उन्होंने कहा कि दिस इज जो है ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही करने पर अगर जैसे हम कॉइल को ऐसे पास लाएंगे तो भाई यहाँ पर मान लीजिए ऐसे आपका दो है, साउथ और नॉर्थ ऐसे कर दिया, तो अब यहाँ पे आपके करंट पोल्स भी तो होंगे ना, ऐसे होंगे आपके पोल्स, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ और ये नॉर्थ टू साउथ। तो अब इसके ये जो यहाँ पर इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। जब उनको पास लाएंगे तो भी क्रॉस करेंगी, जब उनको दूर ले जाएंगे तो भी एक दूसरे से कम क्रॉस होती जाएंगी, लेकिन करेंगी। जब एकदम दूर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही एकदम दूर हो गया, तो इसका मतलब वहाँ पे इफेक्ट खत्म हो गया, तो उतनी दूरी पर रिपल्शन या अट्रैक्शन दोनों खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने देखा, क्या देखा कि ऐसे करते हुए कि जब क्या करते हैं, जब दोनों पोल्स को हम इस तरह से एक बार पास ला रहे हैं, दूर ला रहे हैं, तो इनका जो इफेक्ट है उसके कारण यहाँ पर ना उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो चेंजेस हो रहा है उसको उन्होंने फ्लक्स नाम दिया। ठीक है, मैं ये फ्लक्स वर्ड आपको समझा दे रही हूँ, इसको फ्लक्स कहते हैं। ये जो आपका ऐसे है ये, ठीक है, ये जो आपका ये जो नंबरिंग होती है, जितने इसको कट करेगा उसे फ्लक्स कहते हैं। ये इसको उसने कट किया, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स, इसने इसको कट किया, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को जब कट करती हैं तो ये नंबर ऑफ फ्लक्स कहलाते हैं। और ये नंबर ऑफ फ्लक्स जो है वो कम ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम एक बार मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्लक्स बढ़ रहे हैं, जब मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्लक्स घट रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर इनके बीच में एक जो है एक यहाँ पे करंट फ्लो करने लगती है, जिसको उन्होंने इंड्यूस्ड करंट कहा था। इसको अगर यहाँ पर तो मैंने मैग्नेट से समझाया, अभी मैं आपको सर्किट से दिखाऊंगी नोट के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे कॉइल यूज़ करेंगे, तो कॉइल के कारण ना उस कॉइल में करंट फ्लो होने लगती है। इस तरह से मूवेबल होने के कारण एक कॉइल मूव करती रहती है, जिसके कारण वहाँ पर करंट फ्लो होती है। क्योंकि ये करंट आपकी जो है अपने से आई है, इंड्यूस्ड हुई है, इसीलिए इसे इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। ये करंट जो है आपकी एक बार रिपल्सन अट्रैक्शन इसकी वजह से हुई है, इसकी वजह से इन्हें इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। और इसके इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है, जिसे आप EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, और जो होने वाली करंट है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट कहते हैं। ठीक है, जिसे इंड्यूस्ड करंट भी बोलते हैं। दोनों ही लगभग सेम चीज़ें हैं। तो सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट तो आपका वो था कि जब किसी इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो वो आपका क्या होता है, मैग्नेट की जैसे वर्क करता है। लेकिन इंड्यूस करंट वो होता है कि जब दो मैग्नेट को आपस में लाते हैं तो करंट फ्लो करते हैं। जस्ट उल्टा, एकदम उल्टा है आपका ये जो प्रिंसिपल है, जस्ट अपोजिट है कि अगर हम मैग्नेट्स को लगभग दो मैग्नेट्स को पास में लाएंगे तो उसमें करंट फ्लो होती है। और उसमें उन्होंने ऑर्स्टेड में क्या देखा था, ऑर्स्टेड ने देखा था कि जब हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। लेकिन फैराडे ने यह देखा कि जब किसी मैग्नेट को अगर हम मूव करा रहे हैं तो वहाँ पे एक करंट फ्लो कर रही है, इंड्यूस करंट। वहाँ से क्या था कि करंट से मैग्नेट हो रहा था, यहाँ पर मैग्नेट से करंट हो रहा है। ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए कि यहाँ पे मैग्नेट से करंट आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे इंड्यूस करंट कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हमें एग्जाम में किस टाइप से इसको लिखना है और कैसे समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा प्रोड्यूशन जो कि मैग्नेटिज्म से हो। अब तो आप क्लियर कर गए होंगे इस चीज़ को कि मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है। कि मैग्नेट को मूव कराएंगे तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका क्या होता जाएगा, कम ज़्यादा होगा, फ्लक्स में चेंजेस होंगे, जिसके कारण वहाँ पे एक मैग्नेटिज्म जनरेट होगा और उसके कारण करंट फ्लो होती है, उसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही फिगर है जिसको मैंने समझाया है कि एक आपकी मूवेबल है, एक आपकी फिक्स्ड है। यहाँ पे आपकी जो फिक्स्ड वाली है उसको मैंने ऐसे रखा, तो जैसे जैसे मैं को ला रही हूँ तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन कर देंगे। ठीक है, रिपल्सन करते कब, जब ये सेम पोल हो गए। और यहाँ पर देखिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे दूर ले गई तो अट्रैक्शन आने लगा इनके बीच में। अब इनकी पोलैरिटी चेंज हो गई, ये जो मूवेबल वाली थी इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। अभी यही आपकी साउथ पोल बनी हुई थी, पर जैसे जैसे दूर ले आए तो उसकी जो पोलैरिटी वो चेंज हो गई। यानी पास लाएंगे तो क्या होगा कि पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, जब दूर ले जाएंगे तब भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो ना तो वो पास आने देता है ना ही दूर जाने देता है, जिसके कारण वहाँ पर एक एरिया जनरेट होता है और उसकी वजह से करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो when two bar magnet move in and moved out, okay, moved in and moved out, they produce magnetic field. When a bar magnet is fixed and another is movable, then when it close with each other they repel, and when they far from each other they attract.
ठीक है। जब वो दूर होते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जब वो पास में होते हैं तो रिपेल करते हैं, ठीक है। तो देन एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इफ दे कनेक्ट विथ सोर्स। तो अब वहाँ पे अगर कॉन्टीन्यूसली अगर हम उसको ऐसे मूवेबल करा दें किसी करंट के थ्रू, तो वहाँ पे तो कॉन्टीन्यूसली ये करंट हमको मिलने लगेगी, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इंड्यूस करंट की, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, फिर भी समझ एक बार लिख लेते हैं कि हमें लिखना कैसे। यहाँ पे क्या है, द करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग अ स्ट्रेट वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग अ मैग्नेट इन अ कॉइल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। यानी द करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग अ स्ट्रेट वायर, जो स्ट्रेट वायर्स को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसके कारण जो करंट फ्लो होती है उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे वायर वर्ड ही यूज़ करेंगे, मैग्नेट नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि मैग्नेट तो एक्सपेरिमेंट पे किया गया था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अप्लाई किस पे करेंगे, वायर पे ही करेंगे, ठीक। तो द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे एंड उसके साथ उनके एक फ्रेंड भी थे, उनका नाम था, अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो, जोसेफ हेनरी, जिसकी वजह से इसको जो है इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, ठीक है। फ्लक्स की यूनिट जो होती है, आपने अभी फ्लक्स खैर आप 11th-12th में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए फ्लक्स की यूनिट भी निकाली जाती है, तो वहाँ पे वेबर भी होती है, हेनरी भी होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए इन 1831 में उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि एक डिवाइस उन्होंने निकाली जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है, जिस तरह से आपने वोल्ट मीटर और अमीटर पढ़ा होगा, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा उस चीज़ को, तो आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर वो होती है जो इंड्यूस करंट को मेज़र करती है। जैसे आपने अमीटर पढ़ा था, अमीटर किसको मेज़र करती है, करंट के कि उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेज़र करता है। और वोल्ट मीटर मेज़र करता है कि कितनी वोल्टेज फ्लो है आपके सर्किट में, कितनी वोल्टेज आ रही है। और गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि उस सर्किट में कितनी इंड्यूस्ड करंट है, या जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट कह रहे हैं वो कितनी है, उसकी वैल्यू बताता है ये। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये पॉजिटिव में जा रहा है इसका मतलब करंट बढ़ रही है, निगेटिव में जा रहा है दैट मीन्स करंट घट रही है, और अगर जीरो के ऊपर है इसका मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उस जगह पे। तो इस तरह से वहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया जाता है। तो ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे आपका अमीटर है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, सेम ऐसे ही। तो अ गैल्वेनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में कितनी फ्लो करी उसको मेज़र करता है ये, लेकिन ये उसके लिए होता है जो आपकी इंड्यूस्ड करंट है, ये उस करंट को मेज़र करता है गैल्वेनोमीटर। तो ये सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। अब फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं एक बार, वो मैग्नेट से था, ये आपका कॉइल के थ्रू किया गया जिसका यूज़ होता है ना, इसको समझ लेते हैं। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, फैराडे ने क्या किया कि पहले, अब वहाँ मैग्नेट मैंने दो रखा था ना, मैं यहाँ दो मैग्नेट की जगह पे एक कॉइल और एक मैग्नेट ले रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, आप वो चीज़ तो पढ़ ही चुके हैं कि एक कॉइल आपकी मैग्नेट की जैसे वर्क करती है, अगर उसमें करंट फ्लो करा दो तो वही काम यहाँ पे भी होगा, ठीक। क्योंकि आप उस फंक्शन को समझ चुके हैं तभी यहाँ पर ये अगला फंक्शन आपकी टॉपिक रखी गई है एनसीईआरटी में सीक्वेंस में, क्योंकि उसमें आपने ये चीज़ पढ़ा कि करंट अगर फ्लो कराएंगे वायर में तो मैग्नेट बन जाता है। तो यहाँ पर आपने फैराडे ने जो है पहले दो मैग्नेट रख के एक्सपेरिमेंट को देखा, बट अब यहाँ पे दो मैग्नेट नहीं है, ठीक है, एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, लेकिन है दोनों ही मैग्नेट के जैसे वर्क करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ सकते होंगे क्योंकि दोनों ही मैग्नेट के जैसे बिहेव करेंगे। तो एक बार मैग्नेट लिया उन्होंने और एक उन्होंने फिक्स्ड कॉइल ले ली, ठीक है। जैसे एक मैग्नेट थी, एक फिक्स्ड थी, एक मूवेबल थी, वैसे ही तो ये आपकी फिक्स्ड कॉइल है। तो अब क्या होगा कि जैसे इस आपकी जो बार मैग्नेट है, यहाँ पर बार मैग्नेट को इसमें मूव कराया उन्होंने। तो जैसे ही मूव कराया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पोलैरिटी जनरेट हो रही है, साउथ और नॉर्थ पोल करके, और इसकी वजह से यहाँ पे करंट जनरेट हो रही है। और वैसे ही उन्होंने इसको फिर मूव कराया तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि ये जो अट्रैक्ट कर रही है, मतलब आप वो चीज़ समझ चुके होंगे कि पास लाएंगे तो रिपेल करेगी, दूर जाएगी तो अट्रैक्ट करेगी। तो इस इफेक्ट को उन्होंने देखा और गैल्वेनोमीटर पे मेज़र किया। तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो मतलब कि क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने समझ लिया कि इसका मतलब यहाँ पे भी इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट लेकिन अपोजिट फ्लो कर रही है, और यहाँ पे करंट जो हो रही है वो सेम इसी डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। और मोशन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है और इधर साइड में हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, इस फिगर को आप बना लीजिएगा अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फैराडे का एक्सपेरिमेंट है ये। तो अब हम यहाँ पे फैराडे ने क्या डिस्कवर किया, एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं, मतलब कैसे लिखना है इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, फैराडे डिस्कवर्ड दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट्स विथ
an electric circuit by inducing a electromagnetic force by electromagnetic induction। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आती है। तो व्हेन अ बार मैग्नेट इज मूव्ड क्विकली इनटू अ फिक्स्ड कॉइल देन अ करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट। व्हेन द बार मैग्नेट क्विकली मूव्ड इनसाइड द कॉइल देन अ करंट प्रोड्यूस्ड एंड गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, बस इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। सो व्हेन द मैग्नेट मूव देन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो चेंज। द करंट प्रोड्यूस in this case is also known as AC और अल्टरनेटिंग करंट। अब आपको यहाँ पे AC समझना है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो मैग्नेट है इस तरह से एक बार मूव करा रहे, एक बार दूर जा रही पास आ रही है, दूर जा रही पास आ रही है, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है, जिसके कारण एक बार आपकी करंट ऐसे जाती है फिर ऐसे जाती है। ये जो आपकी इंड्यूस करंट होती है वो एक बार ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है। तो उसकी डायरेक्शन ना बार बार चेंज होती है, अल्टरनेट होती रहती है। इसके कारण ये जो अल्टरनेट होने वाली करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसे हम AC करंट बोलते हैं, जो कि आपके घरों में सप्लाई आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग इन अ मैग्नेट इनसाइड अ फिक्स्ड कॉइल ऑफ वायर इज ऑल्सो अ केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही केस हो रहा है। द कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल वायर एंड अ मैग्नेट, ठीक है। इसके लिए कंडीशन यही है कि ये जो वायर है और आपकी जो मैग्नेट है इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक मूव होना चाहिए और दूसरा फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको जा करके बस वहीं रख दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक मूवेबल होना चाहिए और दूसरी फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे सेटअप हो जाते हैं, ठीक है। और एक सर्किट डिज़ाइन की गई है जैसे आपका जनरेटर जो है वो इसी फंक्शन पे वर्क करता है। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने वो पढ़ा था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, कब आपने फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। फोर्स जब आपको पता करना है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि इंड्यूस्ड करंट किधर लग रही तो आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का पता करना पड़ेगा, मतलब इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए कि लेफ्ट हैंड रूल किस लिए होता है, वो आपके मोशन के लिए या फिर फोर्स के लिए होता है, जबकि राइट हैंड रूल जो होता है वो आपके करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए, वो भी इंड्यूस्ड करंट। थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्स के बारे में समझते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्लोज सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसे यहाँ पे आपने देखा था सर्किट में किस तरह से मैंने फ्लो करा के बताया था कि मैग्नेट में आगे पीछे कराने से वहाँ पर जो चेंजेस होते हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड में, उसी को फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसे आप 12th में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी आप समझ लीजिए, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड A इज़ द एरिया, जिस एरिया में आप मूव करा रहे हैं वो। तो अब आप यहाँ पे राइट हैंड रूल समझिए, ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप अपनी थंब और आपकी 4 फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों को इस तरह से स्प्रेड कीजिए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर यहाँ पे आप सिंपल सा समझिए, राइट हैंड रूल बहुत ही इजी, जैसे लेफ्ट हैंड था वैसे ही। तो अगर आपकी जैसे मान लीजिए ये जो आपकी राइट हैंड है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, ये वाली जो आपकी होगी थंब जो होती है वो आपकी मोशन की डायरेक्शन को फ्लो कर बताता है, और आपका जो ये होता है, ठीक है, ये ऑलवेज फिक्स्ड होता है। इसकी डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की होती है। इसे याद करना बहुत आसान है, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, इसमें ऑलवेज ये मैग्नेटिक फील्ड को ही शो करता है, बस चेंज इन दोनों में होता है। लेफ्ट हैंड में थंब में दिखाते हैं, राइट हैंड में ये वाला दिखाते हैं। तो उसमें अगर ये आपका जो होगा, आपकी जो थंब होगी वो आपकी मोशन को शो करेगी, तो और ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, तो ये आपके करंट को शो करेगा, ठीक है। ऐसे ही रूल उसमें भी था, आपका ये वाला आपका करंट था और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें ये मोशन था। तो अभी भी यहाँ ये मोशन ही है, लेकिन यहाँ पे हमें इंड्यूस करंट पता करना है, इस वजह से हम ये वाली अब फिंगर का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर इस फिंगर से समझिए कि आपकी अगर ऐसे होगी इधर साइड से, अगर इधर साइड में मोशन होगा, अगर मोशन का मतलब आपकी जो कॉइल्स है और वो मैग्नेट है उन्हें मूव कराएंगे तो, और इधर साइड में आपका क्या होता है, ये जो आपका सॉरी ये थंब होगा आपका मोशन को डिनोट करेगा, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन को फ्लो करता है, बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वही चीज़ है कि होल्ड द थंब, द 4 फिंगर एंड द सेंटर फिंगर, योर फिंगर योर राइट हैंड एंड दैट एंड एट राइट एंगल्स, तीनों राइट एंगल पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, टू वन अनदर
एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे, इस तरह से दैट 4 फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 4 फिंगर जो होता है आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। एंड द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन कंडक्टर। देन द डायरेक्शन इन विच सेंटर फिंगर पॉइंट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज द कंडक्टर। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो है इंड्यूस्ड करंट को बताता है, जो आपका थंब होता है। ओके, सॉरी, जो आपका ये 4 फिंगर होता है। तो अब यहाँ पे आप अल्टरनेटिंग करंट की बात कर लेते हैं एसी की। तो इफ़ द करंट रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम इट इज़ कॉल्ड एसी। तो एसी का मतलब ये होता है कि एक इंटरवल के बाद फिर वो दूसरी डायरेक्शन को रिवर्स करे, फिर एक इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करे, फिर रिवर्स करे, फिर रिवर्स करे, ऐसे ही करता चला जाए। तो इस टाइप की करंट को हम एसी करंट कहते हैं। अगर मान लीजिए इधर करंट है उधर वोल्टेज है, तो इस टाइप के आप करंट को क्या बोलते हैं? एसी करंट बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, ये आपका जो एसी करंट है वो आपकी जनरेटर में फ़्लो होती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे पहले बहुत यूज़ होता था जनरेटर वगैरह, वैसे आजकल भी यूज़ होता है, लेकिन इन्वर्टर आजकल यूज़ करते हैं लोग मैक्सिमम। तो जनरेटर का भी काम यही होता है कि करंट फ्लो कराना। जैसे आप लोग प्राइम मूव देते हो उसमें, जैसे कि डीजल पेट्रोल वगैरह डालते हैं, तो वहाँ से आपको करंट मिलती है जनरेटर के थ्रू। तो उस फंक्शन को भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए आपके जो इतना टॉपिक जितना आपने पढ़ा है अभी तक का, ये पार्ट 3 तक का टॉपिक ये आपके सिलेबस में है। और 21 का एक जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड में, उसमें आगे का टॉपिक कट हो चुका है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा, क्योंकि आपको 11th-12th में वो काम आ जाएगी, हेल्पफुल हो जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम उसे समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके, और थोड़ा सा मेरा चैनल भी आप लोगों के थ्रू जो है प्रमोट हो सके। तो दोस्तों प्लीज़ प्रमोट कीजिए मेरे चैनल को भी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।